नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। मंगलवार की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, जिसमें कहा गया कि काले धन से लड़ाई के लिए सरकार 500 और 1000 के नोटों को आधी रात से बंद कर रही है। यानी ये नोट अब गैर कानूनी हो गए और उनकी औकात रद्दी के समान हो गई। प्रधानमंत्री का ये संदेश देश में इतनी तेजी से फैला कि चंद मिनटों में ही इन नोटों से खरीद बिक्री बंद हो गई। बाद में कुछ जगहों पर छूट की बात सामने आई, लेकिन तब तक अफरा तफरी मच चुकी थी। हर आम आदमी अपने नोटों को चलाने के उपाय ढूंढ रहा था। 2 दिनों के एटीएम बंद और 1 दिन के बैंक बंदी से भी लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सरकार ने कहा कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे और इसके जरिए नकली नोटों के कारोबार पर भी शिकंजा कसा जा सके। बीजेपी ने इसे काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया, मगर जैसे जैसे लोगों की परेशानियां बढ़ी, वैसे वैसे कई तरह के तथ्य भी सामने आने शुरू हुए। किसी ने बताया ये तो पहले से लीक हुई खबर थी, तो कहीं पर 2000 के नोटों की गड्डियों की बात सामने आई, कहीं पर नए नोटों के बक्से भी बरामद करने की खबरें आई। मगर सबसे ज्यादा सवाल पुराने नोटों को व्हाइट मनी में तब्दील करने पर उठाए जा रहे हैं। रातों रात सोने का दाम 30,000 से 60,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। सर्राफा बाजार के व्यापारियों ने पुराने नोटों को 40% की कटौती के साथ लेना शुरू कर दिया। हवाला के जरिए भी पुराने नोटों को व्हाइट मनी में तब्दील करने की खबरें सामने आईं। कुछ लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम के जरिए भी पुराने नोटों को बैंकों में बदलवाना शुरू कर दिया। सवाल है कि सर्राफा कारोबारियों के पास जमा करोड़ों के पुराने नोट कैसे बदले जाएंगे और कैसे सफेद होंगे, और कृषि आय के नाम पर जमा हो रही ब्लैक मनी को रोकने के लिए क्या कोई उपाय किए जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि काले धन के कारोबार में लगी बड़ी मछलियां क्या सरकार के कदम के दायरे में आएंगी। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 पॉलिटिकल लोग और इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स हैं। हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अरविंद गुप्ता, आप बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं और आप फाइनेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारे साथ इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जयति घोष हैं, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और हमारे साथ हैं विपिन मलिक, आप आरबीआई में फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, और हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड में सीनियर एसोसिएट एडिटर नितिन सेठी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पर मौजूद नौजवानों, छात्र छात्राओं का भी स्वागत करना चाहूँगी। लेकिन हम सबसे पहले आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हाल के दिनों में तमाम राजनीतिक हलकों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सामने आई हैं। परेशानी हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं, परेशानी हुई, लेकिन जिससे देश को फायदा हो वो काम होना चाहिए। 10 बज रहा है, क्यों नहीं बैंक चालू हुआ? और सरकार इस तरह का क्यों अनाउंस करती है? आम पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है। बाबू जी, जो सरकार ने निर्णय लिया है टोटल गलत लिया है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के फैसले ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। सरकार का कहना है कि 8 नवंबर की रात से लागू हुए इस फैसले से भ्रष्ट लोगों के घरों में पड़ा काला धन बाहर निकलेगा, जाली नोटों का फैला जाल काबू में आएगा और जाली नोटों पर शिकंजा कसने से आतंकवादियों के धन का स्रोत सूखेगा। One set of currency has ceased to be a legally valid tender and is being replaced, and therefore those who have lawful monies with them have nothing to fear. Those who have unlawful monies then certainly will be liable as far as the tax law is concerned. लेकिन सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठे हैं। Replacement of old notes by new notes should be done quickly, efficiently, and with the least inconvenience to the people, especially the poor, the middle class, the farmers, the daily wage earner, and the housewife, because every one of them will have a few notes of high denomination. इसके अलावा भी सरकार के ताज़ा कदमों को लेकर कुछ अंदेशे हैं। मसलन ये कि फौरी परेशानियों को सहकर लोग जो आहुतियां दे रहे हैं, उससे काला धन के चलन से निजात पाने की उम्मीदें पूरी होंगी, बैंकिंग व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा
और नए नोट छापने का वित्तीय बोझ देश को सहना होगा। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इस फैसले के पीछे मकसद सत्ताधारी दलों के प्रतिद्वंदियों को संसाधन विहीन बनाना है? क्या सरकार ने लोगों को झटका देकर चौंका दिया है ताकि ये कदम अपने असली महत्व से कहीं ज्यादा बड़ा महसूस हो और सत्ताधारी दल को एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा मिल सके? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे। इस कदम से आम जनता के लिए बहुत परेशानियां पैदा होगी अभी। How will this move help in preventing the generation of black money? If new income or wealth is unaccounted, will not that income or wealth be hidden in the rupees 2000 notes? तो आम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो हो रही हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं ये हमने आपको दिखाया। मैं बीजेपी के नेता से सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी, देश में गरीबों की हालत कैसे सुधरेगी इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि काला धन कैसे रुकेगा इस पूरे कदम से? देखिए, जो लोगों के पास अनअकाउंटेड इनकम है अभी कहीं पर भी रखी हुई है, गवर्नमेंट ने 3 स्कीम्स करी, SIT लगाई, उसके बाद एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर की एक टर्म दिया, 65,000 करोड़ $10 बिलियन के आसपास उसमें आए भी। और उसके बाद एक बेनामी प्रॉपर्टी के लिए, एक बेनामी ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट एक लॉ लेकर आए। तो एक बहुत प्लान स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ली कि भाई काला धन को हर तरह से रोका जाए। और अब एक लास्ट मूव ये थी कि जिन लोगों ने अभी भी इस स्कीम को अवेल नहीं किया, IDS को, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम को, जिसमें 45% उनके ऊपर पेनल्टी थी, तो अब जो करेंसीज में रखी हुई है 86% ऑफ भारत की जो करेंसी है जो सर्कुलेशन में होती है वो 500 और 1000 के नोटों में से। और उसमें कितना एस्टिमेट है, हर अर्थशास्त्री का डिफरेंट एस्टिमेट होगा, बट कुछ भी एस्टिमेट है तो वो आज करेंसी काले धन में है, अनअकाउंटेड इनकम में है, और वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी तो काला धन बंद हो जाएगा। दूसरा, पुराने नोट। जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो 86% 500 और 1000 के नोट आम लोगों के पास और तथाकथित अमीर लोगों के पास, अमीर गरीब सबके पास हैं, वो 86% सारी की सारी रकम ब्लैक मनी है, ये मानते हैं आप? ये किसने कहा? ये तो किसी ने नहीं कहा। अभी आपकी बात से यही लगा मुझे। 86% जो करेंसी इस टाइम इंडिया में फ्लो कर रही है वो 500 और 1000 के नोटों में। अच्छा, लेकिन उन गृहिणियों के बारे में बता दीजिए जो अपने पतियों से छुपा के बहुत सारा पैसा अनअकाउंटेड रखती हैं, उनकी कोई कमाई नहीं है, वो कैसे अपना धन शो करेंगे? 2.5 लाख रुपए से नीचे अगर आपकी एनुअल इनकम नहीं है, हाँ, तो आप जाइए जमा करिए। अगर किसी की नहीं है तो टैक्सेबल भी नहीं है, आप ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। उसमें आपको, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो शायद टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं जस्टिफाई अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, कोई टैक्स नहीं है। अगर कोई मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं तो हर तरह के प्रावधान हैं, लेकिन इसको मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर गृहिणी है, वो हाउसवाइफ है, अगर उसने 5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए अपने घर में रखे हैं तो वो जाके पूरे रकम जमा कर सकती है। 2.5 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स नहीं है ना, क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। आप 2.5 लाख रुपए जमा करिए, आप जस्टिफाई करिए। देखिए, आप जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई कैसे करेगी? वो तो हाउसवाइफ है, तो 2.5 लाख रुपए तक तो इनकम कैटेगरी में आता है। हाँ। इनकम कैटेगरी में, और अगर उसके पास 5 लाख है तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स दें उसके ऊपर। टैक्स के प्रावधान है, रेगुलर जो टैक्सेशन है वो अप्लाई करेगी। लेकिन ये जो तो इससे कितना काला धन? हाँ, देखिए, अब मैं प्रधानमंत्री की इसमें एक बहुत सरल बात है, ये पीपल्स मूवमेंट है, इसको एक ऑनेस्टी मूवमेंट की तरह से लिया जाए। इस कंट्री के अंदर इतने मुद्दे हुए हैं, ब्लैक मनी के ऊपर पूरी पार्टीज खड़ी हो गई हैं और करप्शन के अगेंस्ट, तो ये तो एक वन स्ट्रोक, जो आप सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, तो ये तो रियल सर्जिकल स्ट्राइक इन दैट सेंस है कि भाई आपने एक स्ट्रोक के अंदर
काले धन को और इतने गोपनीय तरीके से किया, इतने किसी को इसमें लीक नहीं होने दिया, तो एकदम अखबारों में तो खबरें 1 अप्रैल से 27 अक्टूबर से सब अखबारों की कटिंग्स। बहुत दिनों से जीपीएस अनेबल्ड 2000 का नोट चलेगा, नैनो जीपीएस लगा हुआ, ऐसे बहुत र्यूमर्स फैल रहे थे। एग्जैक्टली वही खबर 21 अक्टूबर या 27 अक्टूबर के अखबारों में छपी हुई है। बहुत लोगों ने स्पेकुलेशन करी है, बहुत लोग स्पेकुलेट हर तरह की चीजें कर रहे थे, लेकिन जो वो महज स्पेकुलेशन था, वो महज स्पेकुलेशन था। आप रोज व्हाट्सएप पढ़ के लोग परसों तक तो ये मान रहे थे कि वो नैनो जीपीएस लगा हुआ होगा हर 2000 रुपए के नोट में। कल नोट देखने के बाद लोगों को समझ में आया इसमें कोई जीपीएस हो ही नहीं सकता। इतनी बेबुनियाद की र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के द्वारा, ये बात कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि बिल्कुल र्यूमर्स को मत मानिए। सरकार की इंटेंट बहुत क्लियर थी। मोदी जी ने बढ़ के इतना बोल्ड और बढ़िया स्टेप उठाया, सबको इसका बढ़िया स्टेप उठाया। सबको सपोर्ट करना चाहिए। पीपुल्स मूवमेंट बन चुका है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, अजय कुमार जी, आप ये बताइए, आप लोग पीपुल्स मूवमेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को जनता के हित का या फिर जनता के फायदे का ख्याल नहीं है क्या? बीजेपी तो कह रही है ये पीपुल्स मूवमेंट है। अमृता जी, पीपल्स मूवमेंट, अगर आप किसी भी बैंक में जाइएगा, आज के अखबार में आया कि जैसे कि किसान के जो है सभी जो है उनके सभी ट्रांजैक्शंस कैश के माध्यम से होता है। तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। पहले तो इस देश में 40% जो है जनता के पास बैंक अकाउंट नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे अरविंद जी ने कहा कि 15 लाख करोड़ के आसपास कैश ट्रांजैक्शन है। उसमें से जो है आप मान लीजिएगा कि ब्लैक मनी का क्या संख्या होगा। जिनके पास असली ब्लैक मनी है उन्होंने तो सोना और मकान और जमीन पर निवेश सब लोग ने कर चुके हैं। तो आप किस तरह से जो है, और अधिकांश लोग जो कैश इकोनॉमी इस देश में है वो अपने जो भ्रष्ट लोग या ब्लैक मनी लोग घर पर जो है 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का कैश नहीं रखते हैं। वो रखते हैं उसको तुरंत जो है सोने के रूप में या जमीन की खरीदी करके जो है उसको बचा लेते हैं या उसको ब्लैक को व्हाइट करने की जो भी प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन चिंता की विषय क्या है कि असली ब्लैक मनी जो है बार बार जो अनेक रिपोर्ट आ चुकी है कि राउंड ट्रिपिंग मॉरिशस से, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग। और अरविंद जी से ये हम जरूर अनुरोध करेंगे कि अभी भी गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति 45,000 55,000 करोड़ के अंडर इनवॉइसिंग के जो है केसेस चल रहे, बड़े उद्योगपति, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात है, इस देश के 1% जनता के पास 99% ब्लैक मनी या काला धन की संपत्ति है। जो उस 1% को कोई कार्रवाई नहीं है। बाकी 99% जिसके पास 1% काला धन की जो संपत्ति है उस पर जो है, जैसे आपने अभी टीवी चैनल में कहा था कि जैसे कि कोई गृहिणी है, गृहिणी के पास 5 लाख की कोई मान लीजिए हस्बैंड से पिछले 10 साल से 2-2 हजार रुपए करके बचा के रखी हुई है, आपने तो कैसे करेगी उनको भी जो है काला धन वाली बना दिया है। तो हमारा ये कहना है कि ये भ्रमण पैदा किया जा रहा है कि वो अगर किसी के पास घर में बचाया हुआ रकम है अपने बैंक अकाउंट में जाएं, डालें, उसको जस्टिफाई करें, उसमें भ्रमण में ना फंसे। और उसको दिक्कत यही है कि अगर वो हाउस वाइफ हैं तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये समस्या उनके लिए होगी। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी अजय कुमार जी कह रहे थे इससे असली ब्लैक मनी होल्डर्स की बात सामने नहीं आ पाएगी। अब ये असली ब्लैक मनी और नकली ब्लैक मनी में कहीं मामला फंस के न रह जाए। वो जो पनामा लीक्स में जो लोगों के नाम है उनको कैसे इसके अंदर ले आया जाएगा? जो लोग और तरह की होर्डिंग कर रखे हैं ब्लैक मनी की, उनको कैसे इस नेट में ले आया जाएगा? क्या इसकी व्यवस्था इस पाबंदी में है? अमृता जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। रिजर्व बैंक जब नोट प्रिंट करता है तो अपनी प्रेस से करता है। वो प्रेस से जब प्रिंट होने के बाद रिजर्व बैंक उन करेंसी को खरीदता है, एक्चुअल परचेज करता है, और जब परचेज करने के बाद वो एक मेथडोलॉजी है जिसके बेस पे नोट्स इन सर्कुलेशन में आता है। ये नहीं कि प्रिंट किया और सर्कुलेशन में दिया। जीडीपी क्या है, कई चीज़ें उसमें मेथडोलॉजी होती है कि नोट्स इन सर्कुलेशन। जब रिजर्व बैंक से नोट चलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं काला धन हूँ या सफ़ेद धन हूँ। रिजर्व बैंक के नोट के लिए नोट है। काला धन सफ़ेद धन की जो बातें हैं ना, वो ये हैं कि एक तो डिक्लेयर्ड करेंसी होगी विच इज़ जिसने नेशनल इनकम को रिपोर्ट किया है, तो उसको काला धन की बजाय काली कमाई कहना चाहिए। फिर तो आप उसे कहिए कि एक धन जिसने नेशनल इनकम को रिपोर्ट किया है और दूसरा धन जिसने नेशनल इनकम को रिपोर्ट नहीं किया और कंसील किया गया है, जिसको कि ब्लैक मनी की शेप में दिया गया या मनी लॉन्ड्रेड की शेप में दिया गया। लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है
वो ये है कि जो नोट्स इन सर्कुलेशन जो रिपोर्ट नहीं हुआ, उसके अलावा नेशनल इनकम को जो रिपोर्ट नहीं हुआ, उसके अलावा 4 इश्यूज गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस के थ्रू आ रहे थे। वो पहला इशू था काउंटरफिटिंग, नकली नोट। कितना नकली नोट सर्कुलेट हो चुका है। हर ब्रांच में, बैंकों के काफ़ी ब्रांचेस में 500 का, 1000 का नकली नोट जब जमा होता था, तो वो जमा होने के बाद जब उसकी वेरिफिकेशन होती थी तो उसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही थी। एक तो ये कि भी क्या काउंटरफिटिंग, नकली नोट इतना ना आ जाए कि हमारी करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या ये संभव नहीं था कि ये जो नकली नोट बाजार में आ रहे थे उनको उनकी जड़ में खत्म कर दिया जाता, सारे लोगों को परेशानी में डालने के बजाय? पहले मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरा रीजन ये था कि आपके नारकोटिक्स, आप पंजाब में, आप इतना डेली अखबार में छपता है कि हमारे बॉर्डर में, पंजाब में, राजस्थान में सब नशा ले रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको भी कर्ब किया जा सकता था। कानून है हमारे पास, उससे भी अलग से लड़ा जा सकता था। जी, अगला जी, अच्छा, तीसरा चीज ये है कि नेशनल इनकम का आई गया जो रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ। जो चौथी चीज ये है कि आपके पास जो मोदी जी ने किया है, वो सारी करेंसी तो उसने बंद नहीं की। उसने तो हाई डिनोमिनेशन की करेंसी बंद की है। हाई डिनोमिनेशन में चाहे 500, 1000 आ गया हो, 100 रुपए का, 50 का, 10 का, तो फिर 2000 लॉन्च क्यों कर दिया अगर हाई डिनोमिनेशन की करेंसी बंद की थी तो? हालांकि मुझे इसकी पर्सनल ज्ञान नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये बहुत सीक्रेट ऑपरेशंस चल रहे थे कि भाई ये करेंसी की अगर हमने इसको सप्लाईज को जो कि इलीगल मेथड से आ रही हैं रोकना है, तो हमें डुप्लीकेट करेंसी, डुप्लीकेट मींस के ओरिजिनल करेंसी उतनी बना के रखनी है ताकि किसी को परेशानी ना आए। तो उसमें ये हुआ कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है मशीनों में कि हम इतनी करेंसी प्रिंट कर पाए? तो लगा कि भाई इतनी करेंसी प्रिंट करने के लिए हो सकता है 2 साल लग जाए। इसका वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि 2 साल में ये लीक आउट हो जाती, और लीक आउट हो जाती तो फिर जो ये नकली नोट हैं ये चलते रहते और बढ़ते रहते और करेंसी की। विपिन जी माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन जो हम लोग, क्योंकि पत्रकार लोग हैं तो जगह जगह से जो खबरें आती हैं उन सबको हम लोग उतना ही महत्व देते हैं, चाहे वो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो। और सोशल मीडिया में आज तमाम जगह भरे पड़े हैं कि 1 अप्रैल को गुजरात में, 21 अक्टूबर को द हिंदू अखबार में, 27 अक्टूबर को दैनिक जागरण अखबार में इस तरह की खबरें आ चुकी थीं। सोशल मीडिया में तो इसके अलावा भी फ़ोटो के साथ भी लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। मैं उसको हटा देती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि वो सच हो सकती हैं, लेकिन जो अखबारों में छपी खबरें हैं उसको हम कैसे झूठ मान लें? और उसमें एकदम ये बात तथ्यपरक रूप से कही गई है कि ये होने जा रहा है, तो वो खबर तो पहले से लीक हो चुकी थी। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि काउंटरफीट, फिर इतना शोर में जाने की जरूरत क्या है? जब लीक हो चुकी है तो फिर सबने कर लिया। लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं बताई गई जो गरीब लोगों को परेशानी हो रही है? उन लोगों के लिए एक लंबा विंडो दे दिया गया अगर था। उनके पास 100 रुपए की, 50 की, 10 की, 20 की करेंसी है तो अभी थोड़े दिन की परेशानी है। मोदी जी ने खुद कहा है कि प्लीज थोड़ी टेम्पररी हार्डशिप आएगी तो हार्डशिप लीजिए, लेकिन ये पुअर लोगों के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। एक सवाल बस आपसे पूछना चाहती हूँ, 100 रुपए के नोट पे खरीद बिक्री संभव है, अभी भी हो रही है, लेकिन क्या 2000 के बदले पहले 100 रुपए और ज्यादा छापने की जरूरत नहीं थी? 100 रुपए के नोट वो भी तो ज्यादा आसान होता, वो भी छपे होंगे, वो भी छपे होंगे। अच्छा, हमें देखने को नहीं मिला, हमें देखने को नहीं मिला। आप बैंक जाइए ना, आप जैसे मैंने ही आज निकलवाए हैं 2000 पे, 4000 पे। मेरा आदमी जब गया तो उसने मुझे 4000 रुपए का 100 रुपए का नोट दिया, और मेरी जेब में आज भी पड़ा वही नोट पड़ा है जो मैं अभी बैंक से लेके आया हूँ। ये नई करेंसी आई है वहां से, तो 100 का आया ना उनके पास। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल वो है जिसके बारे में ये बात कर रहे थे कि काउंटरफीट करेंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये भी एक सवाल है कि जो पंजाब और उस तरह के एरियाज़ में जो नारकोटिक्स और ड्रग्स के कारोबार चल रहे थे, जिसमें बहुत सारा अवैध काला धन आ रहा था, क्या उस तरह के धन को रोकने के लिए यही एक उपाय था या और भी कुछ किया जा सकता था?
एक तो मुझे लगता है कि ये उपाय नहीं है ये सब रोकने के लिए। दूसरा मुझे लगता है कि एक जो सब लोग भूल रहे हैं कि इस देश में हमारे जीडीपी में 55% जो है इज़ इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब ये जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड सेक्टर के बाहर है, 55% ऑफ द इकोनॉमी, तकरीबन 85% ऑफ पॉपुलेशन इसमें है। और इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें अबाउट 60% 70% अभी तक अनबैंक्ड है, इनका कोई बैंक से लेन देन नहीं है। फैलाया जा रहा है। 99% इंडिया के अंदर लोगों के पास हाउस होल्ड के अंदर बैंक अकाउंट है। जेडीवाई स्कीम के अंदर 22 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोला। ये गलती बात फैलाई जा रही है, मैं इस पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। देखिए आप, मैं तो चुप करके सुनिए, आप जब बोले ये बात बहुत लोग गलती फैला रहे हैं, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया। 22 करोड़ नए अकाउंट खुले। एक्सक्यूज मी मिस्टर गुप्ता, आपने भी बहुत सारी गलत बात की, मैं चुप रही। ठीक है, उसके बारे में हम सवाल पूछेंगे आगे, लेकिन पहले अभी आप बोलिए। मैं खत्म करूं, आप भी थोड़ा गलती फैक्ट्स बार-बार बोले जाते हैं, एक नैरेटिव में चले जाते हैं वो। उस 22 करोड़ के बारे में भी हमारे पास बहुत सारी कहने के लिए बातें हैं। अभी यूजफुल होंगे ना वो। हाँ, उस पे बात करने के लिए है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बीच में आप लोग बोलते जाएंगे। नहीं, देखिए दो चीजें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि जो काला धन है वो धन नहीं है, काला धंधा है। ये बात नहीं है कि ब्लैक मनी इज अ स्टॉक। ब्लैक मनी मीन्स दोज एक्टिविटीज दैट आर आउटसाइड द रजिस्टर्ड सिस्टम दैट आर नॉट रिपोर्टेड बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बी टैक्स्ड। इसका मतलब है तो ये एक स्टॉक नहीं है कि ये मिट्टी के नीचे डाला जाए या बिस्तर के नीचे डाला जाए और उसको निकाल के हम फिर खत्म कर लिया ब्लैक मनी को। ब्लैक मनी को असली में अगर रोकना है, वी हैव टू स्टॉप द एक्टिविटीज, वी हैव टू प्रिवेंट दोज फ्रॉम बीइंग पॉसिबल। तो इसका मतलब है वी हैव टू फोर्स more and more of the activities to be in a way that you can recognize and tax them. अब हमें मालूम भी है कि अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और जो सबसे बड़ा है जो सोना वोना तो है ही, बाहर पैसा भेजना, ये एक बहुत बड़ी उपाय है ब्लैक मनी की। और ये सब जानते थे, ये मोदी जी ने भी इलेक्शन के पहले इसके बारे में बहुत कुछ कहा कि हम सब वापस ले आएंगे, वो सब तो हुआ नहीं। तो उसके अलावा अब ये सब शुरू कर दिया, जो एक्चुअली जो असली ब्लैक मनी वाले हैं उन पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा ये काला धन नहीं, ये काला धंधा था। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस काले धंधे को रोकने के लिए कोई और उपाय हो सकता था? बहुत सारे उपाय हैं। यू कैन ट्रैक वो यू कैन ट्रैक द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशंस, यू कैन चेक ऑन ट्रांजैक्शंस के अंडर इनवॉइसिंग कहाँ पे हो रहा है, ओवर इनवॉइसिंग कहाँ पे हो रहा है। यू कैन ट्रैक द हवाला मार्केट मच मोर इफेक्टिव। बहुत सारे उपाय हैं। ये बात नहीं है कि ऐसे उपाय नहीं है, उसमें उतना ड्रामाबाजी नहीं है, मगर उपाय बहुत सारे हैं। मगर ये जो पैसे को हम एकदम से डीमोनेटाइज कर दिए, उसमें से देखिए 86% सब मान ही रहे हैं कि करेंसी जो है ये 500 और 1000, ये बड़े नोट नहीं है। आपका जहां दाल का दाम 120 रुपये किलो है, 500 इज नॉट अ बिग नोट एनी मोर। गरीब लोगों के लिए भी कभी कभी 500 लगता है, जो दिहाड़ी कमाते हैं उनको भी कभी कभी 500 का नोट आ जाता है। अब हमारी इकोनॉमी में इतने सारे रूरल हो, अर्बन हो, इनफॉर्मल लोग हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा प्रतिशत बैंक्ड नहीं है, और उनके पास जितना पैसा था अभी इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। मतलब उनका सारा पैसा बेकार हो गया। अब ठीक सुन लीजिए प्लीज, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद शायद उसको बदल पाएंगे। बीच में क्या होगा? बीच में जो पेमेंट सिस्टम हमारे पूरे देश में इनफॉर्मल इकोनॉमी को इतनी एक बड़ी एक इम्पैक्ट हुई है, उसका क्या होगा? ये जो मैंने इग्नोरिंग दिस इज अ वेरी एलिटिस्ट थिंग। ये एलिट्स को लगता है कि हाँ हम तो मोबाइल पेमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो असल में जो काम करने वाले हैं, जो हमारी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, डेली वेज हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, उनके लिए क्या मुसीबतें हैं? जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? आप दीजिए, इसके बाद मैं नितिन के पास जाऊंगी। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत चीज जो भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, मैं उसको प्लान बता देता हूँ। प्लान के साथ किया गया है। आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करे गए इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए। मैंने बताया इनकम डिस्क्लोजर स्कीम हुई, बैंक अकाउंट्स खोले गए। तो देश में एक बैंकिंग पे ट्रस्ट लाने के लिए, बैंक्स जाके यूज करने के लिए एक सुविधा क्रिएट कर गई। आज 4 मिनट के अंदर आप एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट 4 मिनट में खुलता है। किसके पास जो, और
60-65 करोड़ लोगों के पास इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स हैं और हाउस होल्ड के अंदर 99 कवर है। हाउस होल्ड का मतलब क्या है? हर घर के अंदर एक बैंक अकाउंट है। आपने बोला काला धंधा बंद करिए, बहुत अच्छी बात बोली आप, मैं आपको समझाता हूँ। जो आगे चल के, और आपका ही ऑपोजिशन रहता है कि आधार को लिंक मत करिए आप ट्रांजैक्शंस के साथ, प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ। हम क्यों करना चाहते थे उसको ये फ्यूचरिस्टिक मूव है कि अगर आप इनकम तो दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए और कर रहे हैं 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन, तो कैसे ट्रैक होंगे जब तक उनकी लिंकिंग नहीं होगी? नंबर 1 तो ये एक मूवमेंट है, बेनामी ट्रांजैक्शन उसी के अंडर आ रही है। दूसरा, जीएसटी, जो आप अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं, जब सारा देश जीएसटी नेटवर्क पे जाएगा अगले साल से, तो ये कहां से कर पाएंगे? जीएसटी जाएगा तो जाएगा, लेकिन अभी ये एक मूवमेंट है। दिस इज नॉट, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक स्टेप नहीं है, ये होलिस्टिक मूवमेंट होती है। इसको पूरा सोच समझ के किया जाता है, ये एक पॉइंट इन टाइम नहीं होता है। ये देश के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये देश के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है टू मूव टू अ न्यू वर्ल्ड। अरविंद जी, एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए। वैसे तो बहुत सारे सवाल इस पे हैं, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब आपसे जरूर जानना चाहूंगी। ये जो आज के वक्त में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, उसको गैर कानूनी कर दिया गया। कुछ जगहों पर उसे बदलने की सुविधा दी गई है, बैंकों में सिर्फ 4000 रुपए आप बदल सकते हैं और 2.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो अवैध धन है, जिसके बारे में आप ये कह रहे थे कि वो नेशनल इनकम को रिपोर्ट नहीं करती है, वो जो धन सोने की दुकानों पे बेचे जा रहे हैं या उससे खरीद फरोख्त हो रही है सोने की, वो सोने के दुकानदार, सर्राफा बाजार के लोग उस धन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उस पर कोई चेक है आपकी? देखिए, ऐसा है कि अगेन 2 चीजें हैं, सबकी पैन डिटेल्स चाहिए और जहां पैन नंबर आएगा कि किसने ये जो आप कह रहे हैं खरीदे हैं, तो उस पर अप्रोप्रिएट कार्रवाई करी जाएगी और करी जा रही है। ये मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, जो ये अगर कोई छोटा सा बच के निकल जाता है और ये शॉर्ट टर्म मेजर है, वो नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म काला धन वालों को, करप्शन वालों को, नार्कोटिक वालों को इसमें सही जवाब नहीं मिल पाया सर। नहीं, मैं आपको सही जवाब दे दिया। पैन नंबर मांगा जा रहा है, आप ये मैं दे सकता हूं। और पैन नंबर के साथ एसोसिएशन होगी। देखिए, आप हर चीज ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि दुकान में जाएं और कोई 100 रुपए की जगह 50 रुपए ले लेगा या 1000 रुपए की जगह 500 रुपए ले लेगा, ये तो इसको रिपोर्ट करिए अगर कोई कर रहा है तो। और दूसरा, जहां पर भी अगर कोई लीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका पैन नंबर माना जा रहा है, एज सिंपल एज दैट, और ट्रैकिंग है उसकी। पता नहीं नितिन, आपका क्या अनुभव है? पहली बात तो क्या इससे काला धन पूरी तरह से साफ हो पाएगा? क्या उसकी सफाई हो पाएगी? और दूसरा, क्या काले धंधों पर लगाम लगेगी? काले धंधे को बंद करने को, जैसे जयती बोली थी कि नोट का रंग एक ही होता है, धंधों का रंग काला और सफ़ेद हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका, और सबसे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक, ये शब्द बड़े गंदे लगते हैं, घिनौने लगते हैं कई बार इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ों में, पर अगर आप ऐसे सोचें कि सबसे बड़ा क्या तरीका था काले धन को रोकने का, बहुत सिंपल तरीका है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग ओपन कर दीजिए। जब पता चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है, आपको बाकी चीज़ें अपने आप ठंडी पड़ जाएंगी। वो ना कांग्रेस करने देगी ना बीजेपी करने देगी। अगर आपको याद है, कुछ महीने पहले फॉरेन फंडिंग पे भी एक रास्ता निकाल दिया गया है पार्टीज का। जिस दिन आप वो कर देंगे, बहुत चीजें अपने आप रास्ते में आने लग जाएंगी। ये ढांचे के ऊपर, सबसे ऊपर पॉलिटिकल फंडिंग का जवाब है, उसके नीचे बाकी सब हो रहा है उसके कारण। जिस दिन आप वो रिजॉल्व करते हैं, बहुत चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो एक इस मुद्दे को उससे कंपेयर करना कि असलियत क्या थी, वो सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग को सॉल्व करना है। अगर वो आप खुले में कर दे, कल बीजेपी या प्रधानमंत्री बाहर आके बोले कि बीजेपी के 1-1 रुपए की फंडिंग मैं आरटीआई के बिना पब्लिक में डाल दूंगा, इट विल रिजॉल्व 95% ऑफ योर ब्लैक मनी प्रॉब्लम। वो होने नहीं वाला। आई कैन प्रूव इट एंड आई कैन बेट ऑन इट फॉर नेक्स्ट 2 years। दूसरा, 3 मकसद हम सोच रहे हैं कि शायद थोड़ा सा रिजॉल्व कर दे, कि थोड़ा काला धन अंदर आ जाए। चलिए, पैसा, काला पैसा जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा वो अंदर आ जाए। दूसरा, फेक करेंसी रुक जाए। तीसरा, थोड़ा बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोग घुस जाएं। तीनों एज एन आइडिया बहुत अच्छे हैं। पहले मुद्दे पे चलते हैं कि अगर हम बोलें कि हमें जो फेक करेंसी आ रही है, इसको कंट्रोल करना था। फेक करेंसी को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका था, आप स्लोली विड्रॉ करते रहे। ऐसे नहीं कि पहले नहीं हुआ है, स्लोली नई इस करेंसी को विड्रॉ करते रहे, नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करते रहे। किसी के दिल में कोई दर्द नहीं होता, किसी के पेट में दर्द नहीं होता, कोई क्यों नहीं लगती। 6 महीने के अंदर हल्के करके आप साफ कर देते। थोड़ा दूध डालते जाते, पानी छटता जाता, दूध ज्यादा हो जाता, पानी गायब हो जाता। तीसरी चीज हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसमें कुछ, जैसे जयती ने बोला, बाकी सब भी बताएंगे कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी है। मैं आपको एक सिर्फ अगर एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ 90% घरों में जो चूल्हे में आग जलती है, वो फायरवुड या गोबर वगैरह से जलती है। ये सब क्योंकि
इसका अकाउंट नहीं होता, मैं जाके डेबिट कार्ड से गोबर नहीं खरीदता या फायरवुड नहीं खरीदता। इलीगल है फायरवुड खरीदना इस देश में, फायरवुड निकालनी नहीं दी जाती है, लेकिन ये सब चल रहा है। 90% घरों के चूल्हे सपोजिटली इलीगल, ऐसे तो ब्लैक मनी से चल रहे हैं कहने को, लेकिन ये ब्लैक नहीं, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। आपने इससे जो किया है उस पे ज्यादा चोट पहुंचाई है। और ब्लैक मनी जो हमें आइडिया भी नहीं, टोटल करेंसी जैसे आप बोल रहे हैं जितनी है, उसमें से एवरेज यूएस में बोलते हैं 5 से 7% होता है जो ब्लैक है, हमारे यहाँ 20% मान लीजिए इमर्जिंग इकोनॉमी है। 20% को साफ करने के लिए आपने एक पॉइंट पे, और वो वापस घूम के वापस आ जाएगी। ऐसा भी नहीं कि वो ब्लैक पैसा गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका दोबारा विसर्जन होगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज दोबारा शुरू करेंगे वो वापस आ जाएगा। अगर बैंक पे जमा भी होते हैं पैसे, मैं इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता था, तो हम लोग देखते थे और हंसते थे हम लोग कि कैसे जो लोग धंधे करते हैं वो कैसे अकाउंट चलाते हैं। 20 किस्म के अकाउंट होते हैं, HUF का अकाउंट, पत्नी के नाम पे अकाउंट, बच्चों के नाम पे अकाउंट, 25 अकाउंट खुलते हैं, हर एक में एंट्री होती है, एक ही साहब 25 चेकबुक साइन करते हैं। एंट्रीज कैसे घूमती हैं, कलकत्ता का रिकॉर्ड है रजिस्ट्रार का कि कैसे एंट्रीज कंपनीज में कलकत्ता में घूमती है, मजाक उड़ता है। खुद बीजेपी के नेता गोविंदाचार्य ने कहा है कि इससे सिर्फ 3% काले धन पर लगाम लगाई जा सकेगी अगर हो सका तो। लेकिन मैं इस पर ये भी मानता हूँ 3% करने में भी अगर इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर 3% भी अगर हो घटी रहा है तो तो होनी भी कोई चाहिए, बुराई नहीं है, लेकिन उसकी कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप ये मानिए खरीफ की खरीद हो चुकी है, अभी फर्टिलाइजर और सीड्स खरीदे जा रहे हैं। अब ये 15-20 दिन की, इस सेंस में ये सही है कि 15-20 दिन की मार है, उसके बाद शायद आराम हो जाएगा। करेंसी अगर टाइम पे पैदा होने लग गई तो ये सुधर। लेकिन इस टाइम पे आपको फर्टिलाइजर खरीदना है, इस टाइम पे आपको सीड खरीदना है। लाला आपसे लेने नहीं देगा क्योंकि आप उसको 500 रुपए दे रहे हैं, मंडी में आपको सिर्फ 500 रुपए का नोट पे सस्ते में बेचना पड़ रहा है अनाज। तो इसका इफेक्ट जो है पूरा लंबा है, और अर्थव्यवस्था पे इसलिए भी लंबा है कि इस टाइम पे हम सिर्फ रिटेल पे चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारी खत्म हो रखी है, बहुत दबी हुई थी। सो सिर्फ ये रिटेल पे हमारी इकोनॉमी अभी चल रही थी। कहने का लब्बो अब ये है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उस पर चोट पहुंच रही है इस फैसले से। लेकिन आज ही जो तमाम जगह खबरें चल रही है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूंगी, 2 दिनों में जो रेडी पटरी वाले हैं उनका नुकसान 10,000 करोड़ का हो गया है। नए नोट छापने का जो खर्चा आ रहा है वो 12,000 से 20,000 करोड़ आ रहा है, और शेयर मार्केट में 2 दिनों में 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर इस तरह से नुकसान हुआ है और ओवरऑल इनफॉर्मल इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि अब तो फैसला हो चुका है, इस फैसले से कम नुकसान हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, और क्या इसको बदला जा सकता है या रोका जा सकता था? इस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के लिए। सॉरी, माफ कीजिएगा, अगर समय है कि ये सब चीज़ें एक स्टेज पे इकोनॉमी पे करने में बहुत फायदा होता है। जो हम विश्वास करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट है कि जो नए अकाउंट्स खुले हैं उनमें से 1/3 डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं, उन्हीं घरों में खुले हैं जहाँ पहले भी थे। बैंक अकाउंटों में कौन-कौन से लोग, अनजाने लोग पैसे जमा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। करस्पॉन्डेंट चला रहे थे जी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट में से 50% डॉर्मेंट हैं जो गाँव नहीं जा रहे थे, ये भी फिनेंस मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट है जी। तो हमारा जो अपना हमने एक मिथ बना दिया है कि बैंकिंग सेक्टर अचानक हमारा रेवोल्यूशनाइज हो गया है, हम उस कगार पे जा रहे हैं, लेकिन अभी वहां पहुंचे नहीं कि हम पहुंचने का वक्त नहीं था। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो नोटों को गैर कानूनी करार दिया गया है, उन 500 और 1000 रुपए के नोटों को बचाने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो गोल्ड खरीद कर अपनाया जा रहा हो या हवाला के ज़रिए बचाने के तरीके ढूंढे जा रहे हों या एग्रीकल्चरल कमाई के रूप में उसको जमा कराने की कोशिश की जा रही हो, अगर इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की है? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जो सरकार तैयारी कर रही है और सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि जो भी ये कर रहे हैं इसको बिल्कुल ना करें। अगर उनको लगता है वो इसमें स्कॉट फ्री निकल जाएंगे तो बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है, और मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आज से जो काला धन 25-20 साल में इकट्ठा हुआ, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं एग्जिस्ट करती थी। आजकल
डेटाबेसेस और बिग डेटा जिसको कहते हैं, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि आदमी अगर ऐसी फर्जी वाला ट्रांजैक्शंस कर रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब बैंक्स के पास हैं, एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। अगर लोग ये ट्रांजैक्शंस करेंगे और इसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आएंगी, वो सब ट्रैक होंगी और पकड़ी जाएंगी और सबको अकाउंटेबिलिटी। पहले ही दिन से, पहले ही घंटे से ये शुरू हो गया था। देखिए अब तो 2-3 दिन 4 दिन गुजर चुके हैं, कम से कम उसको रोकना चाहिए था सरकार को। देखिए ये गलती है, पहली बात तो हाँ। इलीगल है, और जो ऐसी गलतियां कर रहा है उनको मेरी यही एडवाइस है कि ये ना समझें कि वो स्कॉट फ्री निकल जाएंगे। इसलिए आप देखिए ना, मतलब लोगों को ये लगा कि ये रिलैक्स होगा या कुछ होगा, ये बहुत दृढ़ निश्चय है, इस पे अमल कर दिया गया है। और इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो एक सिस्टमिक अप्रोच है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है, और इस कंट्री को एक सिस्टमिक अप्रोच से काले धन को और करप्शन से निकालने की अप्रोच है। एक नितिन ने सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। और एक मेरे पास आंकड़ा है कि चुनाव में जो नकदियों की अहमियत होती है, मतलब जो राजनीतिक दल जो नकदी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी अहमियत ये है कि 2004 से 2014 के बीच बीजेपी ने 200 करोड़ रुपए में से 44% कैश उसके पास था और कांग्रेस के पास 68% था। ना कांग्रेस सामने आती है इसका खुलासा करने के लिए, ना बीजेपी। अगर आप लोग काले धन के प्रति इतने सीरियस हैं तो नितिन ये कह रहे हैं कि पहले राजनीतिक पार्टियों को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए कि हम पारदर्शिता अपनाते हैं और हम हर चंदा देने वाले के बारे में खुलासा करेंगे, तो शायद ये पूरा जो काले धन का सिस्टम है वही ख़त्म हो जाता। मैं नितिन से कहना चाहूँगा, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, मैंने आपको बताया 2010 में भारतीय जनता पार्टी को मैंने उसका जो IT विंग है चालू किया था, हमारी सरकार नहीं थी, उसमें हमने ऑनलाइन पोर्टल चालू किया था डोनेशंस लेने के लिए। हम देश की पहली पार्टी थी जो ऑनलाइन पेमेंट लेते थे, और अभी भी लेते हैं डोनेशंस जो होती हैं, मेंबरशिप की डोनेशंस। सिर्फ ऑनलाइन चेक से नहीं दिला सकते कि उससे पार्टी चलती है। नहीं, मैं आप आ रहा हूँ ना, आप आने दीजिए। देखिए ऐसा है, हमने जो हमारी ऑनलाइन है और जो हमारी डिस्क्लोजर है वो क्लियर है, हमने पूरा डिस्क्लोज कर रखा है। मैं आपको इसमें बताता हूँ और मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं सब ये भी बताना चाहता हूँ कि जो डोनेशंस हैं हमारी लीगल होनी चाहिए, चेक के फॉर्मेट में होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, ये फ्यूचर इसी पे ही है। इसमें से जो पुशबैक आता है, और अमेरिका और हमारी जो डेमोक्रेसीज है, अभी अमेरिकन इलेक्शन खत्म हो गए, उसमें डिफरेंस यही है, वहाँ पे डोनेशंस पब्लिक हो जाती हैं, लोगों के नाम पब्लिक हो जाते हैं। यहाँ लोग अपने नाम, जो सिटीजन्स हैं, जो कहते हैं अगर हमने डोनेट कर दिया और हमारे कल को पार्टी आपकी जीतती नहीं है तो हमारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, उसका आप हमें कैसे एश्योरेंस देते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये जो नितिन जी का सुझाव है, मैं इसका पूरा सहयोग करूँ। अच्छा, ये आप लोग ना भी खुलासा करें तो इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर देती सरकार की जो 85 लोग हैं जिनके पास 87,000 करोड़ बैंकों की रकम बाकी है, उन्हीं लोगों के नाम का खुलासा कर दिया जाए जो 500 करोड़ से ऊपर के रकम अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे 100 करोड़ से ऊपर के 1.25 लाख लोग हैं जो अपने पास रकम रखे हुए हैं बैंकों के बकाया। बैंकों में जो रखे हुए, अगर वो लीगल है तो लीगल है, नहीं तो उसके नाम घोषित करने में लोग क्या परेशानी है? कैसे किसी का भी नाम घोषित कर सकते हैं भाई? आप एक बात बताइए, एक तरफ आप राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, 11 लाख करोड़ का NPA, नहीं उसमें से लोगों के NPA माफ होते हैं, जितने लोग लेते हैं तो वो ब्लॉक पे उनका नाम लग जाता है। आप मेरी बात सुनिए, जिसका भी अगर मेरे को ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं, मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, अगर किसी के पास एक लीगल पैसा किसी ने अपने पास रख रखा है, चाहे कितने भी करोड़ हो, मुझे नहीं पता, वो काला नहीं है, वो काला धन नहीं है। रख रखा है, किसी के पास बैंक बैलेंस है, वो काला धन में मत इक्वेट करिए प्लीज। देखिए, अगर किसी के पास बैंक बैलेंस है, इट डज नॉट मीन वो काला धन है। नहीं, मगर किसी के पास 500 का नोट है, उसका मतलब ही नहीं है कि वो काला धन है। नहीं बोला ये बात, और यही तो आप भ्रम फैला रहे हैं। किसी के पास 500 का नोट है, वो काला धन नहीं है, किसी ने नहीं बोली ये बात। अमृता, एक और भी एक बड़ी उपाय है काला धन रखने के लिए, वो है पार्टिसिपेटरी नोट। इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हो पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए, जिसमें नाम वगैरह कुछ नहीं देना होता है। और दिस इज द इजीएस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका है काला धन पैसा डालने के लिए। इस पे तो बहुत दिन से लोग कह रहे हैं कि कुछ करो, और ये बहुत आसान है, ये तो मुश्किल बात है ही नहीं इसको बंद करने को। पार्टिसिपेटरी नोट सिस्टम को बंद करना, RBI गवर्नर तक कहा था कि ये बंद करनी चाहिए, आज तक हुआ क्यों नहीं? पार्टिसिपेटरी नोट्स का मामला हो, पनामा लीक्स का मामला हो, ऐसे कई सारे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन या जो लोगों ने बेनामी संपत्तियां इकट्ठा कर रखी हैं। आपकी जो चीजें हैं, आप फ्यूचरिस्टिक कई चीजें बता रहे हैं, नहीं देखिए, ये तो बहुत लंबे समय से मांग होती है। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का क्या
रुख रहेगा ये गवर्नमेंट, ये बहुत प्रिवी डिस्कशन है और वो गवर्नमेंट को ही पता है, हम लोग को तो पता नहीं होगा। नहीं, आई थिंक एक सॉरी इसी बात पे जो ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, सॉरी अरविंद आपको काट रहा हूँ नहीं प्लीज आप बोलिए, लेकिन ये गलती है कि आप बताएं कि आज क्या होगा, ऐसा अगर आज बता देंगे तो हर कोई इसको सुझाव सुन लेगा। नहीं है, ये पहले ही हो सकता था। कुछ चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अगर वो होती तो शायद ये चीजें ना होती। जैसे जो ये साहब हमें बता रहे थे, बाहर बैठे बात हो रही थी, पता है कि करेंसी प्रोड्यूस करने में कितना समय लगता है। अगर ये सब चीजें भी आपको पब्लिकली पता हो तो बहुत मदद करती है। मतलब एक ये बात सही है कि सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, रूमर्स फैलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी चलाती हैं, बाकी लोग ऑपोजिशन वाले भी चलाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत सिंपल हैं, बहुत सही से सिरे से खड़ी भी हैं और कोई छूना नहीं चाहता। उनमें से पॉलिटिकल फंडिंग इज द बिगेस्ट, इससे बड़ा कोई रोक नहीं है। और मैं इसमें आपको दावे के साथ बोलता हूं, पहले पंजाब का इलेक्शन आएगा, फिर यूपी का इलेक्शन आएगा, आपको लग रहा है वहां पैसा कम खर्च होगा इसके बाद? पॉलिटिकल सिस्टम को क्लेंस करने में एक्चुअल स्टेट्समैनशिप है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, और उसमें मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है कि आसान काम है। मतलब इट्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन देश सम की सेंस। 125 करोड़ जनता को परेशानी में डाले, उससे अच्छा है कि राजनीतिक दल अगर अपना सिस्टम क्लीन कर ले तो सबसे आसान हो जाएगा। मंथन होगा, निकलेगी पॉलिटिक्स साफ, मंथन चालू हो चुका है। आपने 2-3 इश्यू और ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, आपने 11 लाख करोड़ कहा। ये 11 लाख करोड़ का आंकड़ा आज सीताराम येचुरी जी के ट्वीट से सामने आया 11 लाख है। करोड़ मान लेते हैं, सीताराम जी ने कहा है, जरूर उनके पास पार्लियामेंट में पेपर्स आए होंगे। 11 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि जितने भी ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने बारो किया, जैसे विजय मल्ल्या ने बारो किया और लॉन्ड्रेड कर दिया बाहर, इसीलिए हुआ ना। अगर ये लॉन्ड्रिंग बैंकिंग से पैसे को लेके हो रही है तो इसका रोक क्या है? कैसे रोकोगे इसकी? तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जो लॉन्डर्ड हो गया, आगे के लिए तो रोक लो। आगे के लिए किसकी रिजीम में हुआ? आगे के लिए रोकने के लिए ये स्कीम इससे पहले वो भी मदद करेगी, नंबर 1। आगे रोकने के लिए मदद करेगी। मतलब आगे से विजय माल्या पैदा नहीं होंगे। विजय माल्या तो पैदा होते ही रहेंगे। अच्छा, मैं उस पर कोई गारंटी नहीं करता कि विजय माल्या दोबारा पैदा नहीं होते होंगे। दूसरा, आपने इनसे सवाल पूछा था कि ये मार्केट में ये लोग जो पैसा ले रहे हैं, ये कैसे एडजस्ट करेंगे? उसका जवाब आप कह रही थी कि मुझे मिला नहीं। एक मैं आपको बात बता दूं कि काला धन भी जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम को टच करता है। ये नहीं कि सारी कैश इकोनॉमी कैश है, कहीं ना कहीं बैंकिंग को टच करती है। बिनामी अकाउंट्स कैसे भी टच करती हो, मैं उस पर जाता ही नहीं, क्योंकि हमारी कैश इकोनॉमी इतनी बड़ी है। आज आप देखना कि जीडीपी पे इस साल कितना असर आएगा, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। कंजम्पशन बेस्ड जो इकोनॉमी होती है कैश, उस पर जीडीपी एकदम ड्रॉप करेगा। देखिएगा, ये कह रहे थे कि कैश पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना चाहिए। आरटीआई कमीशन ने 3 साल पहले ऑर्डर किया हुआ है, आज तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। क्यों नहीं डिस्क्लोज हुआ? उनको पता है डेमोक्रेसी का रूप बदल जाएगा। रूप बदल जाएगा तो बदल जाने दीजिए। तो मैं तो पूछ रहा हूँ, अच्छा है रूप बदल जाएगा। अगर अच्छे आज वो लीडर नहीं रहेंगे जो कि लीडर नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। ये रूप तो आप क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इसी रूप में चलती है? मैं ये कहता हूँ कि ये मोदी ने भी स्टेप लिया रूप बदलने के लिए। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। जनता क्या सोचती है इस पर, इससे बात करते हैं। पूछिए आप अपना सवाल पूछिए। जी, कल मैं द हिंदू के पर्सपेक्टिव पेज में मैंने पढ़ा था कि जो फेक करेंसी इन सर्कुलेशन है वो बस 0.025% है। और जहाँ रही ब्लैक मनी की बात, तो जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो ब्लैक एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं रादर देन ब्लैक मनी। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये ब्लैक एक्टिविटीज़ पे कब आएगी? मेरा एक और सवाल है, कल मेरी मम्मी बैंक में पैसा जमा करने के लिए गई थी, तो मेरी मम्मी को बोला गया कि आप पैन कार्ड लेकर आओ। माई मॉम इज़ अ हाउसवाइफ, उनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो अभी हाउसवाइफ डिपॉजिट ही नहीं कर पा रही है, तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगी? एनी आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपने बैंक में कर रहे हैं और उसका केवाईसी हुआ है तो उस पर कोई जरूरत नहीं। तो फिर जरूरत नहीं है, आप क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। लेकिन इस तरह की आप अपने बैंक अकाउंट में कर रहे हैं तो ऑलरेडी केवाईसी हुआ है, तो आपने कोई आइडेंटिटी दे रखा है। बहुत सारे आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। देखिए प्रोफेसर साहब, ऐसा है अगर किसी में कोई भ्रम है, देखिए ऐसा है, एक सेकंड मेरे को बोले दीजिए। नहीं, वो मैं उनका सोल्यूशन बता रहा हूँ। उनकी तकलीफ है, मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। लेकिन उनकी कोई तकलीफ है, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं है? अगर किसी में कोई गलती है, कोई गलती प्रोसेस को अडॉप्ट करा, तो आपका हक है, जाके उसको चेंज करिए।
आकर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपका केवाईसी हुआ है, आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो हक का इस्तेमाल करेंगे। अगले सवाल। हाँ सॉरी, सवाल ले लेते हैं। वैसे मैं कहता कि मेटाफोरिकली अरविंद कह रहे थे कि पीपल्स मूवमेंट है, एक पीपल्स मूवमेंट इक्विवेलेंट हमने देखा था स्वच्छ भारत में। और स्वच्छ भारत में क्या हुआ कि सबने, मोदी जी ने बोला, बीजेपी ने बोला कि स्वच्छ भारत एक मूवमेंट है, लोग सब जुड़ेंगे, होगा। उसमें होता क्या है, जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से सुनते हैं, चाहे कोई साइड की भी हो, कि पीपल्स मूवमेंट है, मतलब सरकार बोल रही है कि हम ज्यादा नहीं करेंगे, तुम सब कुछ कर लो। उसमें भी यही होना था कि सरकार का काम था इन्वेस्ट करके पाइपलाइन बनाना, सुएज लाइन बनाना, टॉयलेट्स बनाना, जिसमें समय लगता है और पैसा लगता है। वो तो दिखता हुआ नहीं हमें। पीपल मूवमेंट कहे कि आप अपनी दायित्व लोगों पे छोड़ देते हैं कि आप जाके बैंक वाले से लड़ लीजिए, हमने रूल पास कर दिया, लेकिन हमें पता है प्रैक्टिकली ऐसे नहीं चलती है इकोनॉमी। ये भी स्वच्छ भारत का पार्ट है। ये 500, 2000, 1000 का नोट बंद करना ये स्वच्छ भारत का पार्ट है। हम स्वच्छ भारत का पार्ट तब मानेंगे जब राजनीतिक दल अपनी जो कमाई है और अपना जो इनकम है उसको सामने ले आएंगे। जी, कई जगह से खबरें आ रही है कि जो नोट है हमारे रुपीज है उन्हें जला दिया जा रहा है क्योंकि उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। अगर ब्लैक मनी वाले वो देखें, वो साबित नहीं कर पाते, वो जला देते हैं, तो ये इंडियन करेंसी, इंडियन इकोनॉमी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका? मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। सर तो आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं तो वे बता सकते हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। जो लोग ब्लैक मनी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो ब्लैक मनी ही होगा ना उसके पास, क्यों अनअकाउंटेड है, बिल्कुल ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो एक तरह से आरबीआई को मदद कर रहा है। क्योंकि आरबीआई के पास अगर लेट से 1 लाख करोड़ उसने इशू किया था, वापस आते टाइम सिर्फ 90,000 करोड़ आएगा, 10,000 करोड़ का गैप बचेगा, वो कंट्री को वापस मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होगा। जी, आप इसमें जो वो कर रहा है, अगर वो ब्लैक मनी अगर वो डिपॉजिट करेगा तो शायद उसके पास 200% का वो लग सकता है, इसलिए वो कर रहा है। जी जी जी, जयती, इकोनॉमी पे असली असर जो अभी पड़ रहा है और पड़ेगा भी, जो नितिन बता रहा था, दैट इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब ये बात नहीं है कि बस कुछ लोग इधर उधर छोटे छोटे कारखाने में। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब पूरा रूरल इंडिया और बहुत ज़्यादा अर्बन इंडिया, और ये जो लोग थोड़ा कुछ दिहाड़ी काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, छोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, सारे इनफॉर्मल इकोनॉमी में है। आप थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। इनके ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि उनका एक दिन का जो रोजगारी भी जा रहा है। दिस इज एक्चुअली अ ह्यूज मटेरियल इम्पैक्ट ऑन देम। और भी जो हुआ है, मनी लेंडर्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो वर्किंग कैपिटल जो चाहिए इन छोटे उद्योगों को, वो भी नहीं मिल रहा है फिलहाल। तो असल में ये सारे दबाव जो है ये गरीबों पे आया है, वर्कर्स पे आया है, छोटे उद्योगों पे आया है। अगला सवाल करिए सर। जो फैसले से आने वाला जो चुनाव है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट मिलेगा, क्या इम्पैक्ट हमें, क्या असर पड़ेगा, मतलब दिखेगा हमें? क्या फैसले से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पे आने वाले दिनों में? मैं बोलने की कोशिश करूँ। एक जो मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि एक जो बीजेपी को इससे क्लियरली फ़ायदा मिलेगा, एक जो इम्प्रेशन चला गया था कि बीजेपी काले धन पे ज़्यादा नहीं कर पाई है, आई थिंक ऑप्टिकली बीजेपी ने एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में सोशल मीडिया के थ्रू वो थोड़ी स्पेस रिक्लेम कर ली है। अब उसके अगेंस्ट कितनी मुश्किल लोगों को गाँव में आएगी, क्योंकि आपको याद रखना होगा हमने पिछले 10 साल में ज़्यादा अपने बैंकिंग ब्रांचेस बढ़ाए नहीं है गाँव में, ज़्यादातर शहरों में ही बढ़े हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा बन रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कम हो रहा है। तो जो बैंक्स के ब्रांचेस की डेंसिटी वो अर्बन एरियाज़ में, रूरल में नहीं है। वैसे कहने को बहुत ज़्यादा है लेकिन रूरल में नहीं होती। तो लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के जाते हैं। एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होता है जो मशीन लेके जाता है, कभी कभार पैसे दे देता है अगर उसका मन करे वहाँ पे जाके। तो उन लोगों को जो दिक्कत आएगी उसका एक बैकलैश होने की उम्मीद होती है। अब वो मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर भी कई नेता लोग सोच रहे हैं कि कितना होगा, वो आने वाले दिनों में दिखेगा। उसके लिए मुझे लगता है जो तैयारी थी कि करेंसी 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की कितनी जल्दी मार्केट में आ जानी चाहिए थी, कितनी सुविधा से ये ट्रांजिशन होता, जितना जल्दी होगा उतना बीजेपी को नुकसान कम होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कम से कम कि यूपी और पंजाब के इलेक्शन इन मुद्दों पे नहीं लड़े जाएंगे। यूपी और पंजाब के इलेक्शन कई अलग मुद्दों पे होंगे। एक ओवरऑल इमेज जो सरकार की थोड़ी डगमगा रही थी कि काले धन पे पूरा काम नहीं कर रहे, आई थिंक उसमें इस एक्ट से थोड़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। अब वो कितना टाइम रहता है, कि वो एक बबल है कि असलियत है, विल डिपेंड कि कितनी जल्दी आप पैसा रोल आउट कर सकते हो, लोगों को कितनी कम से कम असुविधा दे सकते हो। हमारी पार्टी का बहुत सिंपल मानना है, ये नेशन फर्स्ट, और ये अगर जो देश के लिए भला है वो पहले करना है। अगर ये देश के लिए भला है, इलेक्शन होते रहे, इलेक्शन 1 हैं 5 हैं कितने भी होंगे, ये राइट मूव है, राइट टाइम पे है, इसका चुनाव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आपसे है सर।
सर आपने अभी बोला कि सरकार उन लोगों का नाम क्यों अनाउंस करे जिन लोगों के नाम करोड़ों का लोन है, तो फिर सरकार उन किसानों का लोन की बात नहीं, बैंक बैलेंस की बात नहीं, लोन की बात नहीं, एनपीएस कंपनीज के एनपीएस सबको पता है, लिस्टेड होते हैं, इंडिविजुअल्स लिस्टेड होते हैं भाई, इंडिविजुअल्स नहीं डिस्क्लोज नहीं होते, नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी बात सुनिए, हर बैंक की बैलेंस शीट में जिस के अगेंस्ट लोन है सब क्लियर होता नहीं नहीं होता, कंसोलिडेटेड फिगर होती है ये भ्रम मत कि फैलाइए। इतने सूट फाइल अकाउंट है, इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और रिजर्व बैंक एक्ट, मैं बता दूंगा आपको, रिजर्व बैंक एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कोई भी अकाउंट किसी का भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपको पार्लियामेंट को एक्ट अमेंड करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक को ऑथराइज करना पड़ेगा टू पब्लिश दैट। सिर्फ एक अकाउंट पब्लिश हो सकता है जो विलफुल डिफॉल्टर है। तो बैंक जो है विलफुल डिफॉल्टर पहले किसी भी क्लाइंट को डिक्लेयर करे, वो पब्लिश कर सकता है। आप रिजर्व बैंक की साइट पे चले जाइए, वहां विलफुल डिफॉल्टर टाइप करिए, सारी लिस्ट आ जाएगी। अदर देन विलफुल डिफॉल्टर, अगर किसी कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, बैड लोन बन गया है किसी वजह से, कई वजह हो सकती है, मैं मल्ल्या की और हर्षद मेहता की बात नहीं कर रहा, इकॉनमी भी खराब हो सकती है, कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, तो वो अकाउंट जो है उनका नाम डिस्क्लोज करना एक्ट में मनाही है। मैं अगर इसमें विपिन साहब जो बोले एकदम सही बोल रहे हैं कि एक्ट में अभी मनाही है, उसके 2-3 कारण है। एक कारण ये है कि जैसे उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि सारे चोर है, एक टाइम पे इकोनॉमी चल रही थी, पैसा उठाया गया, काम नहीं हो पाया, धंधा खराब भी होता है, जब आप कोई धंधा शुरू करते हैं तो रिस्क होता ही है, फेल हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में पिछले 15 साल में जितनी ओपेकनेस आई है, जितना बंद है बैंकिंग सेक्टर कि कैसे लोन डिक्लेयर होते हैं, कैसे एनपीए बनते हैं, बैंकर्स के आगे किसी को नहीं पता चलता। ये मुहिम कितने साल से चल रही है कि ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी यहाँ लाना ज़रूरी है। उसमें एक डर है कि अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी बिजनेसेस को रिस्क बढ़ेगा, वो एक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी, असल में जी किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी और किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी से हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ओपेक है, बहुत कम हवा उस सेक्टर में लगी है पिछले 5-7 साल में। लगने की जरूरत है, अगर लॉ बदलना है तो बदलने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जयती बता रही थी, बार उठाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो वो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास 5 लाख 10 लाख या 1 लाख जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिसमें हजारों करोड़ के पैसे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब जब भी ये बात आती है तब इसकी तुलना की जाती है, लेकिन हम उसमें बात नहीं कर रहे, हमारा वो मुद्दा नहीं है, वो तो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट आया था, इसलिए ये चर्चा हो रही है। मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, क्या ये जो स्टेप लिया गया है सर, इसकी प्लानिंग सिर्फ टॉप मिनिस्ट्री के पास थी? जब ये बैन लगी थी 8 को, उस तरह सर प्रतिनिधि चैनल में एक बीजेपी के पॉलिटिशियन आए थे, तो उनसे जब पूछा गया कि ये सब जल्दी नहीं किया है मोदी जी ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी प्लानिंग 4 महीने से चल रही थी। तो मतलब उनको कैसे पता चला 4 महीने से चल रही थी? इससे ज़्यादा गोपनीय ऑपरेशन हो नहीं सकता, और इसकी प्लानिंग चाहे 2 महीने से चल रही हो, चाहे 6 महीने से चल रही हो, मेरे को भी नहीं पता है और किसी को नहीं पता थी। प्राइम मिनिस्टर ने आके अपनी कैबिनेट में अनाउंस किया, उसके बाद देश को अनाउंस किया, और ये बहुत गोपनीय स्तर पे कुछ लोगों को पता होगी, और ये भी नहीं पता है कि कितने कुछ लोगों को पता थी। तो कोई इसमें ये बोलता है कि इतने को पता थी या नहीं पता थी, वो गलती और ह्यूमर फैला रहा है। आपका जो सवाल था ना बहुत बदमाशी भरा था, मैं बताता हूँ क्यों। आपने एक नेता से पूछा क्या आपकी पार्टी का ब्लैक मनी का क्या हुआ, अब वो चाहे जो भी जवाब देते इस पर, वो बोलते कि हमारे पास ब्लैक मनी था, तो बोल नहीं सकते, है ना। ऐसे होता है जैसे कि बच्चे को आप किसी पिताजी से पूछें कि आप अपने बेटे को क्या डंडे से मारना बंद करेंगे, वो हाँ या ना बोले, पर फंस गया कि मारता है। तो किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिशियन से आप पूछो कि काला धन के साथ आपका क्या होगा, पहले क्या करते थे, कोई जवाब नहीं दे सकते। सवाल नहीं था, आप यू आर पुटिंग वर्ड्स इन हिज माउथ। नहीं, आज कि आप ब्लैक मनी के साथ क्या किया आपने। चलिए हम अगले सवाल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जवाब आपको ये मिलेगा। आई डोंट थिंक हम में से कोई जवाब दे सकता है, क्योंकि हम में से किसी को ऐसे पता नहीं होता कि ब्लैक मनी पार्टी कैसे डील करती है। वैसे भी सिर्फ एक पार्टी आने वाले पंजाब खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल बीजेपी करती है। कहना चाहूंगा, आप ये देखिए किस किस पार्टी ने इसको अपोज किया है, और बाकी किसने इसका स्वागत किया। सिर्फ पंजाब और यूपी के इलेक्शन में पैसा खर्च होगा कि नहीं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि उनको पहले से पता था। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने दिखाया अभी अपोज किया। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ। आप एक पिटीशन पब्लिकली बनाइए टू द प्राइम मिनिस्टर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2.5 लाख से ऊपर जमा नहीं कराएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैश।
और अगर कैश जमा कराएगी उसको भी सोर्स उतना ही बताना पड़ेगा जितना कि आम आदमी से मांगा जा रहा है, तो बात बनती है। अगर पॉलिटिकल फंडिंग में कैश पे कैश जमा हो गया और कहे जी हमारे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के, मेरे तो जी वो रैली हुई थी उसमें मैंने बुगनी डाल दी थी, जैसे मंदिर में जाके डोनेशन डाल दी और मुझे नहीं पता जी रात को कौन सा भक्त आया डाल के चला गया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आपने बोला कि 4 मिनट में आपका अकाउंट खुल सकता है अगर आपका आधार कार्ड इनेबल है तो। अभी 3 मंथ्स पहले मैंने अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए अप्लाई किया था और मैम 2.5 मंथ लगे पूरे मेरा अकाउंट ओपन होने में। अभी 15 डेज़ हुए हैं मेरा अकाउंट ओपन हुए। तो मैम सर जिनका अभी अंडर प्रोसेस है, जिनका अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ है, क्या उनके पैसे सारे रद्दी हो गए हैं? कोई किसी के पैसे रद्दी नहीं हुए हैं। पहली 2 चीज़ें, एक तो बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अगर आपके पास, आज आपने देखा 2-3 टेलीकॉम कंपनीज ने EKYC को, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक KYC, इंस्टेंटेनियस होता है वो, उसमें 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो अगर किसी बैंक का इतना पुराना प्रोसेस है जो होना नहीं चाहिए, नए प्रावधान आ गए हैं डिजिटल बैंकिंग के अंदर, इतना टाइम ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जो ले रहे हैं और उनका बैंक अकाउंट आज नहीं थोड़े आगे खुल जाएगा, वो सब पैसा अपना जमा कर सकते हैं 30 दिसंबर तक। किसी का पैसा रद्द नहीं हो रहा है। आज से 48 डेज बचे हैं, किसी का पैसा रद्द नहीं हो रहा है। GM लिंगदो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये भारी आपदा से कम नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी आपदा है चुनाव से पहले इस तरह का कदम उठाना। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राजनीतिक दलों पर काले धन का प्रभाव ये कोई नई बात नहीं है, ये वास्तविकता है, सब लोग जानते हैं। चुनाव से पहले ये जो कदम उठाया गया, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर शंका जता रहे हैं। 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा लास्ट स्टेटमेंट में। ऐसी मूवमेंट अचानक ही होती हैं, अगर समय दिया जाता तो इसका कोई महत्व नहीं रहता, नंबर 1, तो मजाक बन के रह जाता है ये। दूसरी चीज़ है, एक सेकेंड मेरे को पूरा कहने दीजिए। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल फंडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है, उसका एक अलग से सब डिस्कशन होनी चाहिए, उस पर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, उसमें सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व कैसे किया जाए, वो एक चर्चा है और सब सपोर्ट करेंगे उसको। तीसरी चीज़, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है हमारी तरफ से। जो डिसीजन मोदी जी ने लिया है वो एक स्टैंड अलोन डिसीजन है, एक बड़ी योजना का पार्ट है। वो योजना जो बहुत कम लोग प्रिवी हैं उसके, हर इंसान यहाँ पर देश में ये उम्मीद कर रहा था कि काले धन पर रोक लगे, इसीलिए आपकी सरकार भी बनी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी का हरासमेंट कम और काले धन पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश आपकी रंग लाए। एक वर्ड कह दूं मैं कि शायद उनका मतलब ये नहीं होगा, उनका मतलब ये होगा कि उनके टाइम पे नोट दे के वोट लेने वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, इमरजेंसी खत्म हो गई, उसकी तो वो इमरजेंसी खत्म हो गई है कि अगर वोट लेना है तो नोट लेके नहीं होगा, वोट वैसे मांगिए ताकि आपको आर्थिक पुअर आदमी को गवर्नमेंट के पास इतनी कलेक्शन आए कि वो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में और पॉवर्टी स्कीम्स में लगाए। देखिए मैं ये सिर्फ सपोर्ट करूंगा इस चीज को कि मनी पावर जो थी इलेक्शंस में अगर इससे जाती है तो उसका वेलकम स्टेप है, उसको वेलकम करना चाहिए। जी, लेकिन ये स्टेप से ओवरऑल काले धन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि काले धंधा को कुछ नहीं किया, काले धंधे की बात हो रही है। तो हम उम्मीद काले धंधे पे कुछ में काले धंधे पर भी लगाम कसने की सरकार उसी तरह से प्रयास करेगी जैसे कि आज काले धन के लिए कर रही है, और उम्मीद है कि इससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। 2000 रुपए वाली नोट से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका नमस्कार।